सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है और इससे जुड़े वाक़यात और घटनाएं लगातार हो रही हैं और कई तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिस पे बात करने की ज़रूरत है। एक घटना हुई ईरान के ज़ंजान इलाके में। ज़ंजान में IRGC की तरफ से एक ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन ये था कि अमेरिका ने जंग के दौरान जो बमबारी की और मिज़ाइल हमले किए, तो उसमें बहुत से बम और मिज़ाइल ऐसे थे जो फटे नहीं। तो अब उनको डिफ्यूज़ किया जा रहा है या उनको वहाँ से हटा के जो इंजीनियर्स हैं उनके पास ले जाया जा रहा है। तो ये एक ऑपरेशन अपने आप में डिफ्यूज़ करने का और उसको वहाँ से हटा के लैब तक ले जाने का, उसमें एक घटना हुई और वो ही के धमाका हो गया जिसमें 14 लोग IRGC के उसमें उनकी जानें चली गई। ये घटना हुई। तो अब इस पे एक अहम बात ये हुई है कि जो मिज़ाइल और जो बम अमेरिका ने ईरान पर गिराए हैं, उनमें एक अच्छी खासी संख्या वो है जो धमाका जिसका नहीं हुआ और वो उसी तरह से सुरक्षित, बिल्कुल सही सालिम या किसी हद तक सही सालिम या आधे और 50% इस तरह की हालत में ईरान को मिली है। अब जो एक्सपर्ट्स इस पे बात करते हैं, नीमा अकबर खानी एक एक्सपर्ट हैं जो इस पे काफ़ी डिटेल देते हैं और फ़ौजी मामलों पे उनकी राय बड़ी अहम होती है। तो वो जो डिटेल बता रहे थे उसका ये था ख़ुलासा कि जब भी बमबारी होती है, मिज़ाइल हमले होते हैं या बम गिराए जाते हैं, तो करीब करीब ये होता है कि 30% उसमें जो बम और मिज़ाइल होते हैं वो नहीं फटते, वो यूं ही गिरते हैं और उनको फिर रिकवर किया जाता है, हटाया जाता है, डिफ्यूज़ किया जाता है या रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। ये होता ही है। अब ईरान के ऊपर जो अभी हालिया हमले हुए उसमें जो मिज़ाइल और जो बम ईरान को सही व सालिम मिले हैं वो बड़े अहम हैं। एक GBU 52 जिसको बंकर बस्टर कहा जाता है, बहुत हैवी, कई टन का बम है और इसको जो है वो अमेरिका, इस पे बड़ा फ़ख्र है अमेरिका को। तो कुछ ईरान को वो बिल्कुल सही व सालिम मिले हैं। ये B-52 जो बॉम्बर्स हैं अमेरिका के, उनके ज़रिए से इनको गिराया जाता है, तो ईरान को वो बहुत सही व सालिम मिले हैं। और ईरान में भी एक एयर फोर्स में, ईरान की जो एयर फोर्स है उसमें एक यूनिट है जिसका काम ही चेक करना और डिफ्यूज़ करना, जिसका ये काम ही है। और किसको डिफ्यूज़ करना? अमेरिका दुश्मनों की तरफ से जो हमले हुए और उसमें जो बम और मिज़ाइल फटे नहीं, उनको रिकवर करना, उनको डिफ्यूज़ करना या उसको अपने कब्ज़े में लेना, ये इसका यूनिट का काम है। तो ये एक बाकायदा यूनिट है जो यही काम करती है। अब इसमें एक तो GBU 52 जो बड़ा 57 जो बड़ा अहम मिज़ाइल अमेरिका का बहुत अहम बम है, बहुत वो है। और दूसरा जो है वो है GBU 39। ये इसका डायमीटर थोड़ा कम है, ये कम होता है लेकिन बहुत ही प्रिसाइज़ है, बहुत ही प्रिसाइज़। और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है असैसिनेशन के लिए, किसी ख़ास जगह पर किसी को टारगेट करना है, असैसिनेट करना है, उसके लिए अमेरिका इसका काफ़ी इस्तेमाल करता रहा। इसका एक वाक़या ये हुआ था कि यही बम इज़राइल ने लेबनान में एक जगह मारा था और वो फटा नहीं, विस्फोटित नहीं हुआ। तो इज़राइल ने क्या किया कि ये बम कहीं हिज़्बुल्लाह और फिर ईरान के हाथ ना लग जाए, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए उसने उस पूरे एरिया में, काफ़ी बड़ा हिस्सा था, इतनी ज़्यादा बमबारी की उस पर कि जो कुछ भी वहाँ पर हो वो कोई भी सुरक्षित ना बचे बल्कि पूरी तरह से तबाह हो जाए। ये इज़राइल ने किया था। तो कोशिश ये होती रही है कि इसको तबाह कर दिया जाए पूरी तरह। लेकिन हुआ क्या कि ये बम जो GBU 39 ये ईरान के हाथ लगा है बिल्कुल सही साल, यानी उसका जो फॉर्म है वो भी नहीं चेंज हुआ, उसकी जो शक्ल है वो तक भी नहीं बदली। कितने ऊपर से उसे फायर किया गया, इतनी दूर से इसको फायर किया गया, तो सही सालिम ईरान को मिला है। उसके अलावा ईरान को जो मिज़ाइल मिले हैं, टॉमाहॉक मिज़ाइल जो अमेरिका का बड़ा पुराना मिज़ाइल है, अब तक उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है।
और एक और जो क्रूज़ मिज़ाइल टोमाहॉक की क्रूज़ मिज़ाइल है। उसके अलावा JASSM ये भी एक मिज़ाइल है, क्रूज़ मिज़ाइल है। ये सारे गाइडेड म्यूनिशन हैं। इनकी ख़ासियत यही है कि इनको गाइडेड हैं ये और बिल्कुल सही निशाने पे लगते हैं। अब इसमें ईरान को फ़ायदा क्या हो सकता है? ईरान के हाथ जब ये लगे हैं, फ़ायदा ये हो सकता है कि इन पर जो रिवर्स इंजीनियरिंग हो, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि ईरान इसी तरह का बॉम्ब बनाए, बल्कि ईरान की कोशिश इसमें ये होगी कि ये इनको जो गाइड करने का जो इनका सिस्टम है, जो इनका GPS सिस्टम होता है और किस तरह से काम करता है, तो इसको कैसे मिसगाइड किया जा सकता है, कैसे इस हमले को कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक हमले करके कैसे इसको दूसरा टारगेट दिया जा सकता है, अपने टारगेट से हटाया कैसे जा सकता है, इस सिलसिले में इसमें एक अहम काम हो सकता है और ईरान इस पे ये काम कर सकता है। तो वो काम इस वक्त पूरी तरह से जारी है, मेहनत के साथ जारी है। और एक अहम बात है ये, इसकी अहमियत सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत रशिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। यानी रशिया और चाइना को भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि ये इसका जो सिस्टम है उसको समझे, जो मेटल्स यूज़ हुए हैं उसको समझे, जो फ्यूज़ इसमें लगे हुए हैं उनको समझें, इनको कैसे गाइड किया जाता है और इनको मिस गाइड कैसे किया जा सकता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। तो ये ईरान के पास एक अच्छा कार्ड इस वक्त है। कार्ड का मतलब है कि रशिया और चाइना के साथ तो ईरान का कोऑपरेशन है। ईरान को एक चीज़ देता है तो कोई चीज़ ईरान को उसके जवाब में मिलती है। ये चीज़ ऐसी भी है जो चाइना के लिए और रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इसकी कीमत है। तो ये एक कामयाबी इस वक्त है और इस पर काम ईरान में चल रहा है। अब एक घटना दुखद इसमें ये हुई कि इसी तरह के एक ऑपरेशन में धमाका हो गया जिसमें 14 लोग जो है उनकी जान चली गई और 2 लोग ज़ख्मी हैं। एक चीज़ इसी तनाव से जुड़ी इस वक्त ये चल रही है कि अमेरिका बहुत तेज़ी के साथ इस रीजन में अपने हथियार पहुंचा रहा है। फाइटर जेट्स हैं, उसमें रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट हैं उनको पहुंचाया जा रहा है और टैंक्स और इस तरह के यानी आर्टिलरी, इस तरह की चीज़ें अमेरिका की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर इस रीजन में आ रही हैं। ज़्यादातर इनको इज़राइल पहुंचाया जा रहा है और इस बीच ये कोशिश, इससे ये मैसेज है कि ईरान के ख़िलाफ़ हो सकता है अमेरिका। ईरान में भी इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा हैं कि हो सकता है अमेरिका जो कि बहुत बड़ी शिकस्त से 2-4 हुआ और हज़म नहीं कर पा रहा है तो वो कोई हमला करने की कोशिश करे। तो एक तरफ तो और दूसरी तरफ ईरान ने भी इस हमले की संभावना को, आशंका को ज़हन में रखते हुए अपनी तैयारी पूरी की है। ईरान के जो मिसाइल सिटीज़ हैं उनको जो नुकसान पहुंचा था उनको फौरी तौर पर ठीक किया गया है। कुछ जो उनके एंट्री की जगह थी जहां पर अमेरिका और इजराइल की कोशिश होती थी कि उन पर बमबारी कर दें, लेकिन हुआ ये कि ईरान के मिसाइल हमले तो रुके नहीं। तो उसमें पता ही चला कि ईरान ने जो ये मिसाइल सिटीज़ बनाए हैं उनकी एंट्री कोई 1 और 2 नहीं है, बहुत सी ऐसी है जो किसी को पता नहीं है। तो इसलिए भी रहा कि ईरान के इन मिसाइल सिटीज़ को, ड्रोन सिटीज़ को रोका नहीं जा सका जवाबी हमले करने से। ईरान जवाबी हमला आखिर तक करता रहा। तो ईरान ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली। इस बीच CNN को एक इंटरव्यू दिया, एक डेमोक्रेट सेनेटर है रिचर्ड ब्लूमेंथल। उनका ये कहना है कि पेंटागन के अधिकारी बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस तरह का प्लान पेश कर रहे हैं कि हम ईरान के ख़िलाफ़ ये फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, इस तरह का हमला कर सकते हैं और उसके बाद फौरी तौर पर हम अपनी एक फ़तह का ऐलान कर सकते हैं। चूँकि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसका कि कोई ऐसा कुछ ईरान के सामने वो करें कि जिससे ट्रंप को लगे हाँ ये हमको ये बड़ी कामयाबी मिल गई है और ट्रंप फिर उसका ऐलान कर दे। खैर ट्रंप तो कामयाबी का ऐलान पहले दिन से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको उनके अलावा कोई उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो भी ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ वो पेंटागन के अधिकारियों पर उन्होंने दबाव भी बहुत ज़्यादा, जो बहुत सारे लोगों को उधर से हटाया गया, ज़बरदस्ती उनको इस्तीफे लिए या उनको रिटायर किया गया, इस सब से भी एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि लोग डरे हुए हैं। तो अपना एक वो प्लान पेश कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, इस तरह से ईरान के ख़िलाफ़ हम एक कार्रवाई कर सकते हैं। एक डैनी सिट्रोनोविच हैं, एक इज़राइल में INSS, इसकी बात हम कई बार कर चुके हैं। इज़राइल का थिंक टैंक है जिसमें इज़राइल की आर्मी के लोग जो बड़े जनरल्स हैं रिटायर होने के बाद आके वो इसका हिस्सा बने हैं, फिर वो स्टडी करते हैं, प्लान तैयार करके देते हैं,
कुछ तो पब्लिश होते हैं, कुछ जो है वो खुफिया होते हैं, वो पब्लिश नहीं होते हैं, वो अधिकारियों को दिए जाते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ या और दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ उस पर वो काम कर सकते हैं। तो डैनी सिट्रोनोविच जो है वो इस संस्था से, इस थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक आर्टिकल उनका छपा है और जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के सामने जो रास्ते हैं ईरान को लेकर वो बड़े ही पेचीदा हैं। एक रास्ता तो ये है कि अमेरिका आए और बहुत ही लिमिटेड और किसी एक जगह पर एक बहुत ही तेज़ बमबारी करे और उसके बाद अपनी फतह का ऐलान करके चला जाए। फिर वो अपनी उस पर आशंका जताते हैं कि लेकिन इस तरह की अगर कार्रवाई हुई तो उसका कुछ असर होगा नहीं, कोई चेंज होगा नहीं, ईरान में जो कुछ जैसे वैसे ही रहेगा और अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा। इज़राइल के लिए मुसीबत हो जाएगी कि अमेरिका इस रीजन से जैसे बाहर जो निकल रहा है तो इज़राइल के लिए हालात सख्त हो जाएंगे। इसलिए इज़राइल ने बहुत ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं, इस रीजन में भी, रीजन के बाहर भी। उनका ये कहना है कि दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि ईरान के कुछ हिस्सों पर अमेरिका एक बड़ी कार्रवाई करके कब्ज़ा करे। ये ऑप्शन भी अमेरिका के पास है, लेकिन इस ऑप्शन में ये होगा कि अमेरिका को ज़बरदस्त जानी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हर किसी को पता है, अमेरिकन्स भी जानते हैं और इजरायलीज़ भी जानते हैं, सबको पता है कि अगर ईरान के किसी भी इलाके पे अमेरिकन फ़ौजी उतरे और वहाँ वो आके उन्होंने पोजीशन संभाली तो वो मारे अच्छी संख्या में जाएंगे, बड़ी संख्या में जाएंगे और ये जंग वो हो जाएगी, वो ऐसी हो जाएगी जिसमें ईरान इज़राइल को थका मारेगा। और अगर एक और ऑप्शन ये है कि अगर ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाने का मतलब ये है कि फिर ईरान के पास जवाबी कार्रवाई करने के रास्ते हैं कि वो अमेरिका के जो एलाइज़ हैं और वहाँ पर अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान निशाना बना सकता है, इज़राइल में निशाना बना सकता है। एक बहुत बड़ा कार्ड है बाबुल मंदब का कि ईरान बाबुल मंदब को बंद कर सकता है अगर इस तरह का बड़ा हमला ईरान के ख़िलाफ़ हुआ। बाबुल मंदब के बंद होने का मतलब देखिए, अभी बाबुल मंदब इस वक्त खुला हुआ है, लेकिन जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, ब्रेंट जो है वो $120 तक पहुँच गया, जो कि बहुत बड़ी कीमत है। अगर ये बढ़ती ही लड़ाई तो अभी भी अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये $140 और $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है, जो कि पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए एक डिज़ास्ट्रस होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक बात एक आई है, जॉन मेयरशाइमर का नाम मैं इससे पहले भी कई बार ले चुका हूँ अपनी बातचीत में। जॉन मेयरशाइमर का कहना है कि भाई सीधी बात ये है कि हम ये जंग हार चुके हैं और इस जंग में हमें कोई विजय मिलने वाली नहीं, कोई विक्ट्री मिलने वाली नहीं है। और ये सोचना कि हम कोई अचानक कोई कार्रवाई करेंगे और एक हमें कामयाबी मिल जाएगी और कामयाबी का ऐलान करके हम निकल जाएंगे, ये सोचना सिर्फ एक भ्रम है। ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, ये होना नहीं है, ये होगा नहीं। उनका ये भी कहना था, एक प्रोग्राम, एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें कह रहे थे कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमने ब्लॉकेड लगा दिया, उससे ईरान की इकॉनमी पे बहुत प्रेशर आएगा, फिर ईरान जो है वो परेशान हो के बातचीत की मेज़ पे बैठ के कंसेशन देगा, सरेंडर कर जाएगा, तो ये सोच एक सिर्फ भ्रम है, सिर्फ वहम है और जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, किसी तरह की कोई सच्चाई इसमें है नहीं। इस तरह की उम्मीद लगाना हिमाकत ही होगी। या जेफरी साक्स एक उसमें एक स्पीच दे रहे थे, उनका कह रहा था सीधी बात यह है कि अमेरिका जो है वो अब घर वापस आ जाए और ये मान के कि वो जाके फंस गया है, डेडलॉक में फंस गया है, इसके आगे वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसे वापस चले जाना चाहिए। तो इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन ख़ुद अमेरिका के अंदर एक तबका है, वो तबका जिसे इज़राइल के करीब माना जाता है, और इज़राइलीज़ ये चाह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है यहीं पर ख़त्म ना हो, वरना बहुत बुरा होगा, इज़राइल के लिए बहुत बुरा होगा। ये यहीं से इज़राइल के लिए बहुत कठिन हालात हो जाएंगे और ख़ुद अमेरिका के लिए ये कठिन हालात होंगे कि देखिए, अमेरिका का जो भ्रम था वो टूट गया। इस जंग में अमेरिका ने वो परसेप्शन जो सारी दुनिया में बना रखा था वो बिल्कुल मलिया मेट हो गया कि अमेरिका ऐसी ताकत है, ऐसा पावर है। कहीं अगर वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर किसी सिंक में अगर उसने बस उसको हरकत दे दी
तो वो सामने वाला पक्ष जो है वो सरेंडर कर जाता था या कर जाएगा। तो इस तरह की जो का परसेप्शन था अमेरिका की ताकत का और उसके हथियारों का जो पूरा वो था, एक हवा खड़ा किया गया था, मीडिया का बड़ा उसमें रोल रहा था, वो सब टूट गया, वो सब मलियामेट हो गया। पता चल गया कि नहीं, कोई मुल्क अगर अच्छे से तैयारी करे तो बहुत आराम से मुकाबला कर सकता है। ईरान ने जिस तरह से मुकाबला किया है। तो एक मैं थोड़ी और बात थी लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको बताना चाहूँगा कि लेबनान के बॉर्डर पर एक बड़ा अहम वाक़या हुआ है, और वो ये हुआ है कि इस बार इज़राइल और हिज़्बुल्लाह की जो लड़ाई है उसमें हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन्स का और FPV नहीं, फर्स्ट पर्सन व्यू, एक तरह का छोटा ड्रोन, इसका जो इस्तेमाल किया है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल किया है इन ड्रोन्स में। ये असल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बिल्कुल एकदम नए दौर की ये लड़ाई है। इसको कहते हैं ये डेवलप हुई है, यानी ये जो तरीक़ा और अंदाज़ है लड़ाई का, जंग करने का, ये रशिया यूक्रेन जंग में ये डेवलप हुआ है। इस तरीक़े ने ये कर दिया है कि जो बड़े बड़े हथियार हैं, बड़ा टैंक मिरकावा और कौन सा टैंक जो जर्मनी का बड़ा मशहूर है या अमेरिका का जो बड़ा मशहूर टैंक है, ये सारे के सारे बेकार होके रह गए हैं। छोटा सा ड्रोन होता है, उड़ता है, अपना टारगेट सेट करता है और बिल्कुल एग्जैक्ट जाके उसको हिट करता है, और बिल्कुल सही पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमला करने वाला चाहता है हिट करे, उसी पॉइंट पे जाके हिट करता है। इस जंग ने ये किया जो हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के बीच में इस वक्त हो रही साउथ लेबनान में, उसमें इज़राइली फ़ौजियों को बहुत ज़बरदस्त इज़राइली फ़ौजी वहाँ बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, बहुत चीज़ें मुनहदिम कर रहे हैं, बिल्डिंगें गिरा रहे हैं साउथ लेबनान में। लेकिन ऐसी हालत हो गई है इस ड्रोन और FPV के इस्तेमाल की वजह से कि किसी जगह पे 2-4 इज़राइली फ़ौजी 10 फ़ौजी जमा नहीं हो पा रहे हैं, डर से कि अगर जमा हुए वहीं हमला होगा और ज़्यादा तादाद में लोग मारे जाएंगे। तो ये जंग बिल्कुल नए मरहले में पहुंच गई। ये बिल्कुल नया हथियार है जो यूज़ हो रहा है, जिसके सामने ना फिर फाइटर जेट्स कुछ कर पा रहे हैं, ना जो है बहुत ज़्यादा एडवांस टैंक कुछ काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल नई सिचुएशन वहाँ पैदा हो गई है, जिसकी वजह से इजरायली फ़ौजियों के लिए वहाँ कहीं भी कदम जमा पाना नामुमकिन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात और अगले वीडियो में कुछ और पॉइंट्स और डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।